गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार पुनः आरबी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आइए एनवायरनमेंट के एक और टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, उसको क्लियर करते हैं। टॉपिक आपके सामने है, देखिए टॉपिक कौन सा है? पर्यावरण प्रदूषण एवं अवनयन। दो शब्द लिखे गए आपके सामने, एक तो प्रदूषण, एक अवनयन। और किसके संबंध में हमें चर्चा करनी है? पर्यावरण के संबंध में चर्चा करनी है ना। हमने कहा प्रदूषण एक शब्द है, एक शब्द अवनयन है। दोनों का मतलब अलग अलग होता है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पोल्यूशन, ठीक, एंड पोल्यूशन। अब देखिए प्रदूषण और अवनयन किसे कहते हैं? प्रदूषण का मतलब होता है कि जब पर्यावरण में सिर्फ मानवीय क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हो, उसकी गुणवत्ता में ह्रास हो, तो उसे क्या बोलेंगे? हम प्रदूषण बोलेंगे। लेकिन जब मनुष्य अर्थात मानव और प्रकृति दोनों के मिलने से पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास होगा, तब उसे क्या बोलेंगे? अवनयन बोलेंगे। ठीक, तो प्रदूषण का मतलब होता है मात्र मानव क्रिया द्वारा, अवनयन का मतलब होता है मनुष्य और प्रकृति दोनों के मिलने से। बात क्लियर हुई यहाँ तक? इसको नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अगली बात देखिए नीचे लिखी गई है, प्रदूषक किसे कहते हैं? प्रदूषक किसे कहते हैं? पॉल्यूटेंट्स किसे बोला जाएगा? तो प्रदूषक का मतलब होता है कि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ को ही क्या बोलते हैं? प्रदूषक बोलते हैं। बात समझ में आई? प्रदूषक किसे बोलेंगे? देखिए प्रदूषक हमने क्या कहा भैया कि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ, प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ, ठीक, क्या कहलाएंगे भैया? प्रदूषक कहलाएंगे, पॉल्यूटेंट्स कहलाएंगे। अब इनकी चर्चा थोड़ी और की जाए तो पॉल्यूटेंट्स को 4 आधारों पर बांटा गया, ठीक। एक उत्पत्ति के आधार पर, एक अवस्था के आधार पर, एक स्वरूप के आधार पर, एक निस्तारण के आधार पर। तो हमने कहा कितने आधार पर इसे बांटा गया? 4 आधारों पर बांटा गया। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा अवस्था के आधार पर, ठीक, दूसरा कौन सा भैया? अवस्था के आधार पर। तीसरा कौन सा? स्वरूप के आधार पर, स्वरूप के आधार पर। और चौथा कौन सा? निस्तारण के आधार पर, निस्तारण के आधार पर। तो हमने कहा कि जो प्रदूषक हैं इन्हें 4 आधारों पर बांटा गया। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा स्वरूप के अवस्था के आधार पर, तीसरा स्वरूप के आधार पर, और चौथा कौन सा? निस्तारण के आधार पर। क्लियर हुई बात यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चर्चा आपसे की जाए भैया, तो पहला देखिए कौन सा? उत्पत्ति के आधार पर। पहला कौन सा है? उत्पत्ति के आधार पर, ठीक। अब उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषक देखिए कैसे होते हैं। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक, एक मानव जनित। बिल्कुल, अब भाई 2 ही तरीके से तो उत्पन्न होंगे ये प्रदूषक, या तो मानव उत्पन्न करेगा या तो प्राकृतिक होंगे। तो प्राकृतिक, दूसरा कौन सा भैया? मानव जनित। प्राकृतिक, मानव जनित। प्राकृतिक में क्या क्या आएगा? ज्वालामुखी, जैसे हम बना रहे ना ऐसे बना लेना, बहुत आसान काम है। ज्वालामुखी प्राकृतिक है। भूकंप, अब आप सोच रहे होंगे भूकंप कैसे है? भूकंप से निकलने वाली तमाम गैस है, तरंगे, ठीक। तीसरा कौन सा भैया? जैविक पदार्थ। तीसरा कौन सा भैया? जैविक पदार्थ। इसी में जैविक पदार्थ, बात समझ पाए? और कौन सा भैया? प्राकृतिक कौन सा? जो कूड़ा कचरा है उनके सड़ने से जो गैसें निकलती हैं, कूड़ा करकट के सड़ने से, है ना, कूड़ा करकट के सड़ने से SO2, NO2 ये गैसें निकलती हैं, ठीक। ये कैसे कारक होते हैं? प्राकृतिक। जल्दी से नोट करिएगा, हमने कहा ज्वालामुखी, भूकंप, जैविक पदार्थ, ठीक है, कूड़ा करकट के सड़ने से SO2, NO2 आदि गैसें जो निकलती हैं। दिख रहा ना भैया? बिल्कुल, गैसें निकलती हैं। ये किस में आएंगे भैया? प्राकृतिक में आती हैं। किस में आती हैं? प्राकृतिक में आती हैं।
बात समझ पा रहे? अगली बात करते हैं मानव जनित। मानव जनित जो प्रदूषक उनकी बात की जाए भैया, देखिए कौन कौन से मानव जनित में गैसें, धूम्र, ऊष्मा, ये सब किस में आएंगे भैया? विभिन्न प्रकार की गैसें, CO2, CO, ये सब। धूम्र, जो धूम्रपान नहीं करते लोग, धूम्र, ऊष्मा, है ना, आदि। हीट का भी जिम्मेदार कौन होता है? मानव ही तो होता भैया, ठीक। ये सब कौन से मानव जनित? उत्पत्ति भैया दो, एक प्राकृतिक, एक मानव जनित। बात क्लियर हो यहाँ तक? चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात भी अवस्था के आधार पर। किस आधार पर? अवस्था के आधार पर। दूसरा अवस्था, अवस्था के आधार पर भी इसे दो रूपों में बांटा गया। कौन कौन सा? अवस्था के आधार पर तीन रूपों में बांटा गया। कौन कौन सा? ठोस, तरल और गैसीय। भाई अवस्थाएं तो तीन ही होंगी, या तो ठोस होगा प्रदूषक, या तो तरल होगा, या तो कैसे होगा भैया? गैसीय प्रदूषक होगा। यही तो होगा। या तो प्रदूषक कैसा होगा? ठोस होगा, या तो तरल होगा, या तो कैसे होगा भैया? गैसीय होगा। ये तीन प्रकार से होते हैं, ठीक। और ठोस में कौन कौन सा आएगा? जैसे धूलकण हो गया, सीसा हो गया, पारा हो गया। धूलकण, ठीक, और कौन सा? सीसा, पारा। धूलकण, सीसा, पारा, ये सब किस में आएगा भैया? ठोस में आएगा। आदि कर लीजिएगा, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तरल में क्या क्या आएगा भैया? तरल की बात कीजिए तो यूरिया, अमोनिया, ठीक भाई, यूरिया, अमोनिया। अमोनिया गैस फॉर्म में भी होती है भैया और लिक्विड फॉर्म में भी होती है। यूरिया, अमोनिया, और क्या क्या चीज़ें होती है भैया तरल फॉर्म में जो मिलती है हमको? और क्या क्या होता है भैया? नाइट्रेट युक्त जल, बिल्कुल, नाइट्रेट युक्त जल, ये भी किस में आएगा भैया? तरल फॉर्म में आएगा। गैस की बात की जाए तो CO, CO2, CFC, ये सब क्या भैया? CH4, ये सब गैसों में आएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मेथेन, ये सब किस में आएंगे? गैस फॉर्म में आएंगे। नोट करिए भैया यहाँ तक जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं जी। जल्दी से नोट करिए। अवस्था के आधार पर भैया हमने कहा तीन प्रकार के, ठोस, तरल, गैस। अगला भैया स्वरूप के आधार पर। अगला आधार कौन सा बताया गया? स्वरूप, ठीक। तीसरा आधार स्वरूप की बात की जाए तो स्वरूप के आधार पर भी इसे दो भागों में बांटा गया, एक प्राथमिक, एक द्वितीयक। स्वरूप कितने भैया? दो, एक प्राथमिक, एक द्वितीयक, ठीक, एक प्राथमिक, एक द्वितीयक। प्राथमिक की बात की जाए तो प्राथमिक में क्या क्या आएंगे? प्राथमिक का मतलब होता है भैया कि जो अपने मूल स्वरूप में रहकर ही प्रदूषण फैलाएं, ठीक। प्राथमिक मतलब क्या होता है भैया? हमने कहा जो मूल स्वरूप में रहकर, मूल स्वरूप में रहकर ही प्रदूषण फैलाएं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्राथमिक प्रदूषक बोला जाता है स्वरूप के आधार पर। जैसे क्या क्या भैया? DDT, अब फुल फॉर्म बता देते हैं, CO2, है ना, प्लास्टिक, ये सब क्या होते हैं भैया? प्राथमिक वाले होते हैं। द्वितीयक में क्या आएंगे भैया? जो अपना स्वरूप बदल कर प्रदूषण फैलाएं, ठीक। प्राथमिक मतलब हमने क्या बताया कि जो मूल स्वरूप में रहकर प्रदूषण फैलाएं वो प्राथमिक, जो अपना स्वरूप बदल दें वही क्या होते हैं? द्वितीयक। वही क्या होते हैं भैया? द्वितीयक होते हैं, ठीक। हमने कहा कि जो अपने प्राथमिक स्वरूप में रहकर प्रदूषण फैलाएं, मूल स्वरूप में रहकर वो प्राथमिक, जो अपना मूल स्वरूप बदल दें वो किस में आएंगे? द्वितीयक में आएंगे। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, SO2, है ना, NH3, और क्या बताया भी हमने? NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक। ये सब कैसे होते हैं भैया? और एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है भैया एक, वो भी किस में आएगा? इसी में आएगा। तो ETC कर लेंगे, बहुत सारे हैं। स्वरूप के आधार पर भी देखिए भैया डिवाइड कर दिया हमने, ठीक। अगली बात करते हैं भैया लास्ट,
किसके आधार पर? तो हमने जाना अवस्था के आधार पर, हमने जाना उत्पत्ति के आधार पर, हमने जाना स्वरूप के आधार पर, अगला जानते हुए निस्तारण के आधार पर। चौथा कौन सा है? निस्तारण के आधार पर। निस्तारण के आधार पर भी इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया? 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक सूक्ष्म जीव द्वारा जो अपघटित हो जाते हैं उनको अलग किया गया, तो सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित, ठीक, सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित, एक तो ये हो गए, और दूसरे कौन से भैया? जो सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित ना हो। अपघटित में कौन कौन सा आएगा भैया? जो वाहित मल होता है ना, वाहित मल, कूड़ा करकट। और सूक्ष्म जीव देखिए इनको सड़ा देते हैं भैया, है ना, इनसे जो प्रदूषण होगा उसे क्या बोलेंगे? सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित प्रदूषण। और आएगा इसमें निस्तारण में आएगा। निस्तारण का मतलब ही होता है भैया किसी भी चीज़ को समाप्त कर देना, उसको निस्तारित कर देना, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन कर देना, वही निस्तारण होता है, ठीक। और कौन सा भैया? जैवीय जो अवशिष्ट होते हैं वो सब किस में आएंगे? इसी में, ठीक। दूसरा भैया सूक्ष्म जीव द्वारा अनअपघटित, अनअपघटित, सूक्ष्म जीव द्वारा अनअपघटित। अब अनअपघटित में क्या क्या आएगा? हमने कहा जो सूक्ष्म जीव जिसको अपघटित ना कर पाए वो किस में आएंगे? अनअपघटित में आएंगे। जैसे क्या क्या भैया अनअपघटित में? इसमें क्या क्या आएगा? निकेल, कैडमियम, आर्सेनिक, ये सब इसी में आता है भैया। निकेल, कैडमियम, पारा, आर्सेनिक, ठीक, वो सब किस में आएगा? इसी में आएगा। DDT, BHC, BHC और DDT, ये सब किस में आएगा भैया? इसी में आएगा। अब BHC, DDT कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, देखिए क्या भैया, DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। BHC लिखा गया। BHC मतलब क्या होता है भैया? बेंजीन, देखिए BHC लिखा ना, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका क्या होगा भैया? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और इसका क्या बताया भैया हमने? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। कई बार पूछा हुआ और आप लोग अच्छी तरह से पता होगा, ठीक। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। आगे बढ़ा जाए, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगली बात की जाए भैया, तो अब प्रदूषक जो पर्यावरणीय प्रदूषण कई हैं भैया, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, है ना, और रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण कई प्रकार के हैं। प्रदूषण के प्रकार की बात की जाए तो प्रदूषण तो कई प्रकार के हैं। अब इसी में से पहला प्रदूषण कौन सा है? वायु प्रदूषण। उसी की चर्चा हम आज आपसे करेंगे। पहला प्रदूषण कौन सा भैया? वायु प्रदूषण। हमने कहा प्रदूषण कई प्रकार के, आप जानते हैं, पूछा नहीं जाता है, बस ये किस वजह से होता है, इनमें जो इंपॉर्टेंट है वही चर्चा आपसे हम करते हैं। तो पहला कौन सा है? वायु प्रदूषण। हेडिंग डालिएगा भैया आप लोग, वायु प्रदूषण। फिर चर्चा शुरू करते हैं। देखिए हमने कहा सुबह की क्लास होती है तो कुछ ना कुछ आपको तो बताना पड़ता ही है। एयर पोल्यूशन, ठीक, तो कुछ ना कुछ आपको बताएंगे। एयर पोल्यूशन, ठीक, कुछ ज्ञान की बातें होती हैं सुबह सुबह आपके लिए, जो हमको मूर्खता से ज्ञान की तरफ ले जाती हैं। सुबह सुबह की क्लास में हम रोज़ कुछ ना कुछ बताते हैं, तो आज भी कुछ ना कुछ बताएंगे, तो क्लास छोड़ के कहीं नहीं जाना है। वायु प्रदूषण की बात की जाए भैया, तो वायुमंडल में उपस्थित, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्या क्या भैया इसमें हमने कहा कि वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित, ठीक, क्या क्या
वायुमंडल में उपस्थित क्या क्या चीज़ें उपस्थित हैं? नाइट्रोजन कितना देखिएगा वायुमंडल में उपस्थित, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक, आर्गन, आर्गन AR, और क्या भैया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रमुख गैसें हैं 4। इन्हीं में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन ही क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण। अब इनकी मात्रा कितनी कितनी आई है उसको देख लेते हैं भैया हम। नाइट्रोजन की बात की जाए तो आप लगभग पूछा जाए कितना बताते हैं? 78। कितना बताते हैं? 78% बताते हैं। लेकिन अगर आपसे एक्चुअल पूछा जाए कितना होता है भैया? 78.09% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है वायुमंडल में। O2 की बात की जाए तो आप लगभग 21% बताते हैं, लेकिन एक्चुअल में कितना होता है भैया? 20.95% होता है। लगभग पूछेगा तो 78, लगभग पूछेगा तो 21। आर्गन कितना होता है? आर्गन देखिए 0.93%। कितना होता है? 0.93% आर्गन होता है। CO2 0.03% होती भैया क्या? CO2, ठीक। अब इन्हीं में अगर परिवर्तन होने लगे तो उसे क्या बोलेंगे? वायु प्रदूषण बोलेंगे। इसको नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं जी। जल्दी से इतना नोट करिएगा भैया सब लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। जी जल्दी करिएगा भैया, इतना हो गया? आगे बढ़ा जाए, जल्दी कमेंट करिएगा, आगे बढ़ा जाए भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चर्चा आपसे की जाए भैया। तो देखिए ये तो हो गई बात भैया वायु प्रदूषण की जो बताया गया आपको। अब वायु प्रदूषण के 2 स्रोत हैं, या तो वायु प्रदूषण प्राकृतिक स्रोत से होगा, या तो वायु प्रदूषण मानव जनित स्रोत से होगा। ये तो होगा भैया। हमने कहा कि वायु प्रदूषण कितने स्रोत हैं? 2 स्रोत। स्रोत 2 हैं। कौन कौन से देखिएगा भैया? हमने कहा प्राकृतिक, ठीक, और दूसरा कौन सा? मानव जनित। जैसे प्रदूषण के 2 स्रोत बताए गए थे उसी तरीके से इसके भी 2 स्रोत होंगे। या तो वायु प्रदूषण प्राकृतिक रूप से होगा, या तो मानव द्वारा उत्पन्न किसी गैस, किसी अन्य क्रिया से होगा। प्राकृतिक में भैया क्या क्या आएगा? ज्वालामुखी, वन अग्नि, ये सब किस में आएगा? प्राकृतिक में। ज्वालामुखी, वन अग्नि का मतलब होता है भैया वन में लगने वाली आग, वन अग्नि, भूकंप, ठीक, आदि कर लीजिए। किस में आएगा भैया? ये प्राकृतिक में। मानव जनित में क्या क्या चीज़ें आएंगी? मानव जनित में जैसे हमने कहा गैस, धूम्र, कणकीय पदार्थ, है ना, ऊष्मा, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब किस में आएगा भैया? मानव जनित में। गैस है, धूम्र, ठीक, कोयला, पेट्रोलियम आदि कर लीजिएगा भी, यह सब किस में आएगा? मानव जनित में आएगा, ठीक। तो हमने कहा कि जो वायु प्रदूषण उसके 2 स्रोत हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरा मानव जनित। आगे बढ़े। अब देखिए अगला पॉइंट आता क्या भैया इसमें? अब प्रकृति के आधार पर किसे कितने भागों में बांटा गया? प्रकृति के आधार पर कैसे डिवाइड करेंगे, है ना। तो प्रकृति के आधार पर बात की जाए भैया तो गैसीय वायु प्रदूषण, ठीक। अब गैसीय वायु प्रदूषण में क्या क्या आएगा भैया? 2 भागों में डिवाइड करेंगे इसे प्रकृति के आधार पर। एक तो गैसीय वायु प्रदूषण होगा, एक कणकीय वायु प्रदूषण होगा। तो हमने कहा प्रकृति के आधार पर स्रोत तो 2 बताए गए, एक प्राकृतिक एक मानव जनित, लेकिन प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर मतलब उसकी प्रकृति कैसे होगी, उसका स्वरूप कैसे होगा वायु प्रदूषण का। तो हमने बताया 2 स्रोत भैया, दो प्रकृति बताई, कौन कौन सी? या तो गैसीय वायु प्रदूषण होगा, या तो कणकीय वायु प्रदूषण होगा, ठीक। या तो गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स होंगे, या तो पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स होंगे। तो पहला इसमें कौन सा भैया? हमने कहा गैसीय। अब गैसीय में देखिए कौन कौन सा आएगा, गैसियस में कौन कौन सा आएगा, उसकी चर्चा हम आपसे करते हैं।
गैसियस की बात की जाए भैया तो जितनी भी विभिन्न प्रकार की गैसें आप जानते हैं, इंपॉर्टेंट देखिए है क्या क्या। सबसे प्रमुख, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार वायु प्रदूषण के लिए होता है CO। क्या होता है? CO। उसके बाद क्या होता है? CO2, CFC, ठीक, CO2, CFC, मेथेन, जो धान के खेत और जुगाली करने वाले पशुओं से सर्वाधिक मात्रा में निकलता है। तो धान का खेत भी हमसे पूछता है भैया कि धान के खेत में कौन सी गैस पाई जाती है, तो CH4 मेथेन मिलती है। या जुगाली करने वाले पशु से कौन सी गैस निकलती है, ठीक, CH4, ठीक है। ये बात किसकी हमने बताई भैया? गैसीय रूप की। अगली बात करते हैं कणकीय की। किसकी बात करते हैं भैया? कणकीय। कणकीय, पार्टिकुलेट, 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 ठीक। पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं? अब जो कण के रूप में मिलेंगे, अब कण के रूप में भी देखिए कौन कौन से प्रदूषक मिलते हैं। सीसा मिलेगा, पारा मिलेगा, है ना, कोबाल्ट मिलेगा, आर्सेनिक मिलेगा। ये सब किसके रूप में मिलते हैं? कण के रूप में मिलते हैं। एरोसोल हमसे पूछा जाता है कि एरोसोल वो भी किस रूप में होता है? कण की। इंपॉर्टेंट है, एरोसोल भी किस रूप में मिलता है भैया? हमको कणकीय रूप में ही मिलता है। देखिए कौन सा बताया भैया हमने? एरोसोल। अब एरोसोल पूछेगा होता क्या है, किससे हम एरोसोल बोलेंगे? एरोसोल ऐसा पार्टिकल जो 0.1 से 10 माइक्रोन के बीच में हो। कितने से कितने के बीच में भैया? जो 0.1 से 10 माइक्रोन के बीच में, उसको क्या बोलते हैं भैया? एरोसोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एरोसोल। अगला पूछेगा PM किसे बोलते हैं? प्रधानमंत्री नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं भैया। PM मतलब क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर किसे बोलते हैं? PM। तो PM भैया 10 माइक्रोन से अधिक जो होंगे उन्हें क्या बोला जाता है? PM बोला जाता है, ठीक। PM मतलब क्या बताया भैया हमने? पार्टिकुलेट मैटर। और ये किसे बोलेंगे? जो 10 माइक्रोन से अधिक होंगे। ऐसे कण जो कि कैसे होंगे भैया? 10 माइक्रोन से अधिक होंगे, उन्हें PM बोला जाता है। जो 0.1 से 10 माइक्रोन के बीच में होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? एरोसोल बोला जाता है, ठीक। दोनों पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसमें और चीज़ें भी हमने कहा, सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट। हमसे पूछता है कि मानव का श्वसन तंत्र प्रभावित करने वाला कौन सा वायु प्रदूषक है, तो कणकीय वायु प्रदूषक है। और कौन कौन सा? सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट। इन सब की वजह से मानव श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। देखिए कौन कौन से बताया भी हमने? सीसा, कोबाल्ट, सीसा, कोबाल्ट, आर्सेनिक। सीसा, कोबाल्ट, आर्सेनिक। इनसे क्या होता है भैया? हमने कहा इनसे मानव श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, ठीक। नोट करिए भैया, इतना आगे बढ़ते हैं, फिर जल्दी से इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोनों पॉइंट समझ में आया भैया। हमने कहा कि प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर वायु प्रदूषण दो प्रकार का, एक तो गैसीय वायु प्रदूषण, दूसरा कणकीय वायु प्रदूषण। अब प्रभाव पूछेगा भैया हमसे कि वायु प्रदूषण को सर्वाधिक कौन सी गैस प्रभावित करती है, तो बिना फ्लेम के, बिना लौ के, कहीं पर देखिए अगर भी आग जल रही हो, कुछ भी हो रहा हो, धुआं निकल रहा हो, तो अगर उसमें से फ्लेम निकलता है तो CO2 निकलती है। अगर बिना फ्लेम के धुआं निकलता है तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है? CO निकलती, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जिसे दम घोटू, है ना, स्ट्रैंगुलेटिंग गैस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? स्ट्रैंगुलेटिंग गैस, दम घोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। ये हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन को कम कर देता है। हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उसके ऑक्सीजन क्या कर देगा भैया? कम करता जाता है, ठीक। तो सबसे प्रमुख वायु प्रदूषक गैस कौन सी है? अभी हमने बताया भैया CO। कौन सी है? CO। तो प्रभाव की बात की जाए तो वायु प्रदूषण को सर्वाधिक कौन सी गैस प्रभावित करती है? तो कौन सी गैस करती है भैया? हमने लिखा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड,
ठीक। कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे दम घोंटू, क्या बोलते हैं भैया, दम घोंटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। या कई बार भैया इसका हिंदी रूप ना देके इसका अंग्रेजी रूप दे देता है। अंग्रेजी रूप क्या होता है भैया इसका, स्ट्रैंगुलेटिंग गैस, स्ट्रैंगुलेटिंग गैस, ठीक। स्ट्रैंगुलेटिंग गैस किसे बोलते हैं भैया, CO को। यह जितनी भी वायु प्रदूषक गैसें होती हैं, यह अकेले 50% कवर करता है। मतलब सबसे अधिक वायु प्रदूषण किसके द्वारा होता है, CO के द्वारा होता है। ये पॉइंट नोट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। और ये करता क्या, देखिए हमने कहा करता क्या भैया, ये हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन को कम कर देता है। हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन को कम कर देता है, हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन को कम कर देता है, ठीक। जल्दी से नोट करिएगा इतना भी, फिर आगे बढ़ते हैं। और कुछ गैसें बताते हैं जो वायु प्रदूषण से संबंधित हैं। हुआ भैया इतना। अगली गैस देखिए कौन सी भी, NO2। अगली गैस कौन सी है, NO2। आपको अच्छी तरह से पता भैया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात की जाए तो NOx लिखा जाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, NOx। अब इसमें भी क्या क्या आ सकता है, NO2 भी आ सकती है, N2O भी आ सकती है, किसमें भैया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में, ठीक। अब ये करते क्या है, देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भैया ये करता क्या है, ये वायुमंडल में मौजूद जो नमी है, जो वाष्प है, उसके साथ क्रिया करके क्या बना देता है भैया, HNO3 क्या बना देता है, नाइट्रिक अम्ल बना देता है, जिसकी वजह से कौन सी वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है भैया, अम्लीय वर्षा होती है। और ये भी किसका कारक है भैया, वायु प्रदूषण को प्रभावित करने वाली गैस कौन सी भैया, NOx, जिसे नाइट्रोजन का ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। और इसमें आएंगे कौन कौन सी गैसें भैया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ये कुछ गैसें किसमें आएंगी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में। इसको भी बस ऐसे लिख लीजिएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx ब्रैकेट में है ना, और इसमें ऐसे NO2 और N2O बनेगा क्या भैया मिलके, HNO3 नाइट्रिक अम्ल बना देता है, इसे क्या बोलेंगे, नाइट्रिक अम्ल। और इससे कौन सी वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होती है। बात यहाँ तक क्लियर हुई। और भी कुछ गैसें भी है जो किसके लिए जिम्मेदार होती हैं, वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होती हैं। जैसे भी सल्फर के ऑक्साइड, किसके ऑक्साइड भैया, सल्फर के ऑक्साइड। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या, SOx, क्या लिख सकते हैं, SOx, सल्फर के ऑक्साइड SOx लिख सकते हैं। अब ये सल्फर के ऑक्साइड क्या करते हैं भैया, वायुमंडल में मौजूद हमने कहा नमी से क्रिया करके H2SO4 बना देते हैं। क्या बना देते हैं, H2SO4, जिसे क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक। और इन्हीं सल्फ्यूरिक अम्ल से कौन सी वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होने लगती है। बात क्लियर हुई यहाँ तक। तो इसको भी ऐसे लिख लेंगे भैया, सल्फर के ऑक्साइड, और इसमें आएगा क्या क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा कब, वायुमंडल में मौजूद नमी से क्रिया करके। बात इतनी समझ पाए। और कौन सा आएगा भैया, देखिए हमने कहा और कौन सी गैस जिम्मेदार होगी, CFC। भाई ये भी प्रभावित करेगी किसको, वायु प्रदूषण को। तो ये कुछ गैसें हैं जिनकी वजह से वायु प्रदूषण होता है। अब हमसे पूछेगा भाई नियंत्रण कैसे करेंगे, वायु प्रदूषण का नियंत्रण कैसे करेंगे। देखिए अभी हमने बताया पारा, कैडमियम, इन सब से क्या होता है भैया, श्वसन क्रिया बाधित होने लगती है, ठीक। तो याद रखिएगा, पारा, कैडमियम, इन सबसे भी श्वसन क्रिया बाधित होती है। अब वायु प्रदूषण के नियंत्रण की बात की जाए, नियंत्रण कैसे होगा इसका, भाई लोगों को इससे जागरूक कराया जाए। नियंत्रण कैसे होगा, लोगों को इस चीज़ से अवेयर कराया जाए, इस चीज़ से जागरूक कराया जाए, उनको बताया जाए कि वाकई में है क्या, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो पहली बात भैया, तो मानव को जागरूक किया जाए, मानव को जागरूक किया जाए, जानकारी दी जाए, ठीक है, पहला। दूसरा काम क्या किया जाए भैया, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत ढूंढे जाएं, ऊर्जा के वैकल्पिक
स्रोत ढूंढे जाएं, जैसे क्या क्या भैया, पवन ऊर्जा है ना। कौन कौन सी ऊर्जा भैया? पवन, जो देखते नहीं भैया सड़कों के किनारे लगा रहता ना, पवन ऊर्जा, वो पवन ऊर्जा। और क्या भैया, पवन ऊर्जा के साथ साथ सौर ऊर्जा, ठीक, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इन सब को बढ़ावा दिया जाए। और क्या किया जाए भैया, तीसरा पॉइंट, पेट्रोलियम की जगह डीजल, पेट्रोल, इन सब की जगह, पेट्रोलियम की जगह, पेट्रोलियम की जगह किसका प्रयोग किया जाए? पेट्रोलियम की जगह भैया संपीड़ित गैस का प्रयोग किया जाए, ठीक, संपीड़ित गैस, जैसे सीएनजी वगैरह होती है ना भैया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, इस तरह की गैस का प्रयोग किया जाए। बात समझ पा रहे हैं? तो देखिए हमने कहा कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इन सब की तरफ ध्यान दिया जाए, पेट्रोलियम की जगह संपीड़ित गैस का प्रयोग किया जाए, तभी तो हम वायु प्रदूषण को दूर कर पाएंगे। अब भाई जब पेट्रोलियम का प्रयोग होगा तो वहाँ से धुआं ज़्यादा निकलेगा, और निकलेगा क्या? अधिक मात्रा में CO, तो प्रदूषण तो कभी कम ही नहीं हो सकता है, ये तो बढ़ता ही बढ़ता रहेगा। लेकिन जब हम CNG का प्रयोग करेंगे तो ये गैस नहीं निकलेगी, तो वायु प्रदूषण नहीं होगा, ठीक है, या वायु प्रदूषण की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बात यहाँ तक क्लियर हुई? और क्या किया जाए भैया, इसके साथ साथ स्वचालित वाहनों में यथासंभव पेट्रोल की जगह संपीड़ित गैस, बिल्कुल उसका प्रयोग कर लिया जाए। डीजल की गाड़ियों में अति सूक्ष्म मात्रिक सल्फर युक्त डीजल का प्रयोग किया जाए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो डीजल वाली गाड़ियों में किसका प्रयोग किया जाए भैया? अति सूक्ष्म मात्रिक सल्फर युक्त, ठीक, तो डीजल की जगह किसका प्रयोग किया जाए भैया? सल्फर युक्त डीजल का प्रयोग, सल्फर युक्त डीजल का प्रयोग किया जाए, ठीक। अब इसी के संबंध में भैया एक आता है ULSD, ये पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार पूछा हुआ भी है, इसको हम जानेंगे क्या होता है। फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है भैया? ULSD, ठीक। अब ULSD क्या होता है इसको जानते हैं। फुल फॉर्म जानते हैं भैया? अल्ट्रा लो सल्फर डीजल, वही जो हमने बताया, अल्ट्रा लो सल्फर, ठीक, अल्ट्रा लो सल्फर डीजल, ठीक है, अल्ट्रा लो सल्फर डीजल, किसका फुल फॉर्म होता है भैया? ये ULSD, अल्ट्रा लो सल्फर डीजल। वही है कि जो डीजल वर्तमान में प्रयोग होता है भैया, उसकी जगह पर सूक्ष्म कण की है, इसीलिए अल्ट्रा लो लिखा गया, सल्फर डीजल का प्रयोग किया जाए। तो प्रमुख चीज़ें बताई गई भैया किसके लिए? वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। अब अगर हमसे पूछे भैया कि वर्तमान में वायु प्रदूषण से प्रभावित प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान प्रथम स्थान पर है। पाकिस्तान प्रथम स्थान पर है किसमें? वायु प्रदूषण में। भारत की बात की जाए भैया तो भारत 9वें स्थान पर है। भारत किस स्थान भैया? 9वें पर कौन है? भारत। तो पाकिस्तान वायु प्रदूषण के मामले में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन सा भैया? कतर। तो हमने कहा वायु प्रदूषण में पहले स्थान पर कौन सा भैया? कहाँ लिख दिया जाए? यहाँ, ठीक, पाकिस्तान। दूसरे पर कतर। और भारत के बारे में पूछे भैया, भारत के स्थान भैया 9वें स्थान पर है किसमें? वायु प्रदूषण के मामले में। तो ये तो रही भी आज की क्लास, जल्दी से नोट करिएगा। आज की चर्चा यहीं तक। अब देखिए हमने कहा कुछ ना कुछ आपको बताते हैं, छोटी सी कहानी, 2 मिनट कहानी सुन लीजिएगा, बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। देखिए अकबर बीरबल का नाम तो सब लोग जानते हैं। एक बार हुआ क्या कि दरबार ऐसे लगा हुआ था अकबर का। अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल ये बताइए कि अविद्या किसे कहते हैं? अविद्या, ठीक। दरबार में बैठे सभी लोग चुप हो गए, किसी कुछ नहीं पता था। बीरबल ने कहा ठीक है जनाब, आप हमको 4 दिन की छुट्टी दे दीजिए, हम आपको खोज के बता देंगे कि अविद्या किसे कहते हैं। अकबर ने 4 दिन की छुट्टी दे दी, बीरबल निकल गए घर की तरफ। अब बीरबल उस क्षेत्र के सबसे मशहूर मोची के पास गए। उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, एक जोड़ा
रत्न जड़ित जूता बनाओ, और जूता ऐसा बनाओ कि वो मानव के पैर से लंबा हो। कहे कि अब बताइए किसके लिए बनाए हम, अब मानव के पैर से लंबा किसका पैर बना दें हम, बताइए कितनी लंबाई चौड़ाई। कहे 2 बित्ता लंबा 2 बित्ता चौड़ा कर दो, 3 बित्ता लंबा 3 बित्ता चौड़ा कर दो, जो तुमको समझ में आए। मतलब ये मानव के पैर से लंबा हो। कहे कि ये फिर है किसका, कहे तुम्हें इससे मतलब नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ बनाना, तुम बना दो। रत्न जड़ित, सोने के धागों से उसे बांधा गया ना, हीरे मोती जितनी भी चीज़ें होती उसमें लगाई गई, रत्न जड़ित वो जूता बनाए गए एक जोड़ी। उस मोची ने भैया 3 दिन में बना के दे दिया बीरबल को। बीरबल ने उसका जो भुगतान होता था उस मोची को कर दिया। जूता लेके वो चले गए घर पर। एक जूता उन्होंने अपने घर पर रखा और एक जूता उसी जो अकबर का दरबार था उसी के बगल में एक मस्जिद थी, बहुत बड़ी मस्जिद थी, उसी मस्जिद में ले जाकर रख दिया उन्होंने रात्रि के समय में। सुबह हुई, मौलवी साहब उठे, है ना, अब ऊपर वाले की इबादत के लिए जब उठे सुबह सुबह वो, तो उन्होंने देखा कि रत्न जड़ित जूता उनके मस्जिद में पड़ा हुआ। वो तो चकित रह गए कि वो तो इतना लंबा चौड़ा, ये किसका हो सकता, मानव का तो है नहीं है। तो मौलवी साहब ने वहीं कहा कि ये तो ऊपर वाले आए थे, हो सकता है ऊपर वाले आए थे, हो नहीं सकता, हाँ ऊपर वाले ही आए थे और यहाँ पर उन्होंने इबादत की। ठीक, अब वो उसको वहाँ पर रख दिए। अब जितने लोग भी आते उसको अपनी आँख से लगाते, चूमते चले जाते कि भाई ये तो ऊपर वाले का जूता है, रत्न जड़ित जूता है, इसको करने से हमें जो चीज़ें मांग रहे हैं हमें मिल जाएगी। जितने भी लोग आते हैं वहाँ पर इस तरह से करते, आँख पे लगाते, चूमते निकल जाते। ये बात धीरे धीरे अकबर को पता चली, तो अकबर भी वहाँ पर गए उस चीज़ को देखने के लिए। उन्होंने भी देखा, उन्होंने कहा हाँ ये तो ऊपर वाले का ही जूता है। उन्होंने भी अपने आँख से लगाया, चूम लिया। 4 दिन की छुट्टी के बाद जब बीरबल दरबार में लौटे तो मन लटकाए हुए बहुत उदास थे वो। अकबर ने पूछा क्या हुआ, कहाँ उदास हैं? बीरबल ने कहा कि मेरे दादा का रत्न जड़ित जूता था, एक मेरे पास है, दूसरा पता नहीं कहाँ खो गया। तो अकबर ने कहा ओहो, कहीं वही तो नहीं जो मस्जिद में पड़ा हुआ है। तो अकबर ने उसे उस जूते को मंगवाया, कहा देखिए यही तो नहीं। उन्होंने, बीरबल ने कहा हाँ यही तो है, इसी को मैं ढूंढ रहा था। तब बीरबल ने कहा देखिए यही अविद्या है कि जानकारी के अभाव में हम किसी को कुछ भी मान लेते। इसी तरह से आपको भी करना है कि जानकारी के अभाव में कहीं भी कोई भी कदम ऐसे नहीं उठाना है कि जिससे आप अविद्या की तरफ बढ़ें, आप अंधकार की तरफ बढ़ें। ठीक, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज क्लास यहीं पर ओवर होती है। अगली क्लास के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।